नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करेंगे रणनीति की, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि देश अब अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे बढ़ गया है। बताते चलें कि ग्रोथ रेट की बात हो रही है जीडीपी की, जिसमें दूसरी तिमाही में 8.2% पर पहुंच गया है और भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तो बन ही रहा है। अनिल जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, इकोनॉमिक्स हैं, अर्थशास्त्री हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अनिल जैन जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। ग्रोथ रेट कल दूसरी तिमाही की सामने आई, जिसमें कि 8.2% की वृद्धि बताया गया और बहुत अच्छा कहा गया कि ठीक है, अगर देश की ग्रोथ रेट बढ़ रही है जीडीपी में तो जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये लाभदायक साबित होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आईएमएफ में सिर्फ आप जब सी ग्रेड में आए हैं और उसी वक्त आपने इस तरह से दूसरी तिमाही में अपनी जीडीपी पेश कर दी है, विडंबना है। सबसे पहले तो ग्रोथ रेट को लेकर बात करेंगे अनिल जैन जी। जी इसको, ये जो जीडीपी का इशू है, मुझे लगता है व्यर्थ में इसको राजनीतिक बनाया जाए। ये एक आर्थिक मुद्दा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इशू है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट प्लानिंग करती है और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करती है। अननेसेसरली फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इसको लेके कंट्रोवर्सी हो रही है और कंट्रोवर्सी अपने देश में भी हो रही है और देश के बाहर भी हो रही है। हमारे यहाँ के जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं वो भी शायद इस ग्रोथ रेट से सहमत नहीं है। अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि शायद ये इन्फ्लेटेड है, 2.5-3% से इन्फ्लेटेड ग्रोथ रेट। आईएमएफ का भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने हमें, जैसा अभी आपने बताया, सी ग्रेड में क्लासिफाई किया है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये शुड बिकम ए पॉलिटिकल इशू। वहां से अमेरिका से भी मुझे लगता है कि कुछ न कुछ इनहेरेंट इंटरेस्ट है। हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है, इसमें कोई शक का नहीं, सवाल नहीं है। ये रियल टर्म्स में बढ़ी है और उसके कई कारण हैं। पहली बात तो क्या है कि ग्रोथ रेट में जो बढ़ी है, इसमें 50% 60% है डोमेस्टिक कंजम्पशन। और डोमेस्टिक कंजम्पशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आपके पास में जो सरप्लस, एक पब्लिक के पास में जब सरप्लस पैसा आता है तो कंजम्पशन बढ़ता है। डेफिनेटली पब्लिक के पास पैसा आया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उसके भी कारण है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है काम बहुत ज्यादा हो रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लेके आई है, भारतमाला, सागरमाला, फ्रेट कॉरिडोर, एयरपोर्ट्स वगैरह, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और जब ये प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो कैश सर्कुलेट होता है, और कैश सर्कुलेट होता है तो अल्टीमेट जो इंसान होता है, व्यक्ति होता है, जो कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विसेज को, उसके पास में पैसा जाता है एंड दैट इंक्रीजेस द जीडीपी। तो मेरे विचार से अगर जीडीपी बढ़ी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहां कंट्रोवर्सी का सवाल है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो वो लोग कहते हैं, आईएमएफ कहता है कि आपने बेस ईयर अभी तक नहीं पलटा, जो 2011-12 का बेस ईयर था आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, विच इज अगेंस्ट द बेसिक इकोनॉमिक्स। तो इसके बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं। हमारा अभी बेस ईयर 2011-12 है। नहीं, दूसरा अगर जो इशू है अनिल जैन जी, अगर मार्केट में पैसे का फ्लो है तो फिर जीडीपी बढ़ सकती है, लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टियां कह रही कि सी ग्रेड में है, उसके बावजूद भी इस तरह से पेश कर दिया गया। लेकिन जो अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई है, क्या उसमें भी फेक तरह से काम कर रही है क्या सरकार? मतलब ये औचित्य बनता है क्या? ये सवाल का औचित्य है क्या कोई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बनता है। बड़ी क्लियर बात है कि जीडीपी के जो नंबर्स हैं वो आप कंपैरिजन के लिए आप एक इशू उठा सकते हैं, क्योंकि अब की क्या हुआ है, अभी अभी जो नंबर्स आ रहे हैं, ज्यादातर एमसीए पोर्टल, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ अफेयर्स है, वहां की वेटेज को बढ़ा दिया गया है। पहले जो जीडीपी कैलकुलेशन होता था वो रियल एक्सपेंडिचर बेसिस पे होता था। अभी अगर उसको एमसीए के पोर्टल से जो फिगर्स आ रही हैं, वो थोड़ा कैलकुलेशन के मेथड में बदलाव आया है। और एक लिमिटेशन जरूर है जो वहां पे आईएमएफ को लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा
अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और इसका कोई रिलायबल सोर्स नहीं है डेटा कलेक्शन का। ठीक है। और जब तक कोई रिलायबल सोर्स नहीं है तो आप जो भी डेटा दे रहे हैं हमारे को, उसमें उनको रिलायबिलिटी नहीं लगती, नहीं। पर्टिकुलरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं, पे। अब मैं दोनों जी। मेहमान से मैं उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन अनिल जी मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ रेट को बात हो रही है लेकर। एनडीए वर्सेस जब यूपीए था 2020 में एक रिपोर्ट आई जिसमें थोड़ा सा डाटा सामने रखा गया और उसमें ये बताया गया कि यूपीए ने जिस तरह से पूरे गणित को बिगाड़ा था, एनडीए ने कहीं ना कहीं उसे संभाला, जिसमें 2009 से 10 में आप देखिए जो ग्रोथ रेट था 3.57% पर था, फिर 14 और 15 में ये नीचे आया 1.2% पर, फिर 10 और 11 में ये दोबारा ऊपर गया 9.56% पर, फिर 15-16 में दोबारा से माइनस में फिगर आ गई जिसमें कि 3.7% पर आ गया, फिर 11 और 12 में ये 8.94% पर पहुंच गया, लेकिन 16 और 17 जबकि मोदी सरकार आ चुकी थी 1.7% पर, फिर 12 और 13 में और ऊपर गया थोड़ा बहुत 6.9% पर पहुंचा, फिर 17-18 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ जिसमें 3.0%, फिर 13 और 14 में ये 5.2%। यानी कि ये उतार चढ़ाव जो एक ग्राफ ऊपर नीचे ये होता चला गया। अब जिस तरह से जीडीपी की जो ग्रोथ रेट जो कि दूसरी तिमाही में है, अभी तो और भी आंकड़े सामने आएंगे, आपको नहीं लगता है कि बदलाव तो हुआ है? नहीं, बदलाव हुआ है। इसमें एक बात समझने की है, देखिए जीडीपी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड इन ए कंट्री। अनिल जैन जी, अब जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, आपको नहीं लगता है कि इस पर सभी पार्टीज को मिल बैठकर काम करने की जरूरत है कि हाँ ठीक है, अगर देश की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ता है तो फायदा तो सबको होगा कि नहीं? क्योंकि अगर मोदी जी ने कोई स्कीम लाई है तो उसमें यह तो नहीं लिखा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं मिलनी चाहिए या कांग्रेस के नेता को नहीं मिलनी चाहिए। मैं इतनी देर से ये डिबेट देख रहा हूं कांग्रेस और बीजेपी, और ये लोग क्या बोल रहे हैं मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। क्या कहना चाह रहे हैं, देश के बारे में इनकी क्या सोच है। मैं इस समय दोनों को ही कटघरे में रखता हूं। इतनी देर जो इन्होंने 25-30 मिनट या 20 मिनट बोला है, ये क्या बोलना चाहते थे, किसके ऊपर बोलना चाहते थे। अभी आज हम बैठे हैं डिबेट करने के लिए जीडीपी कि जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं 8.5% के, ये जायज है या इनमें कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें बात करनी है। तो बात अगर जीडीपी की करनी है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करनी है, एक मिनट मेरे को बोल लेने दीजिए, आपको भी सुन लेंगे। इतनी देर से आप ही को सुन रहे थे, हम सब बैठ के आराम से, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं की। तो जहां तक आपने जैसे कहा कि अगर देश में तरक्की होती है तो तरक्की तो फिर 140 करोड़ लोगों के लिए हो रही है, कोई छांट के बीजेपी वालों के लिए नहीं हो रही है या कांग्रेस वालों के लिए नहीं हो रही है। ये सबके लिए, सबके फायदे का विषय है। और डेफिनेटली आपने कहा कि मिल बैठ के बात करनी चाहिए, तो दैट गोज विदाउट सेइंग कि जब आप मिल बैठ के बात करेंगे, कांग्रेस वालों को थोड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, पॉजिटिव रोल प्ले। केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स से आपको कभी वोट नहीं मिलेंगे। बिहार तो आपके लिए शुरुआत है, मैं कहूंगा आप पूरे देश से साफ हो जाएंगे अगर यही नेगेटिव पॉलिटिक्स। मैं, क्योंकि अब आपने इतनी पॉलिटिक्स की बात करी तो मैं भी आपको चेता देता हूं कि आप अगर इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे और कम्युनल पॉलिटिक्स करेंगे और आप एफआईआर जैसी अच्छी योजना का विरोध करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है, 4-5 साल में ही शायद कांग्रेस का नामो निशान ही मिट जाएगा।